Hello and welcome. You're watching Times Now. I'm Meenakshi Upreti. Our top focus is the Kerala story, and amidst the controversy over the film, the makers and the victims have spoken to Times Now. Listen into that exclusive conversation. श्रुति, सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद क्या वजह थी कि आपने अपनी स्टोरी लेकर के सामने आई आप? मैं ये फिल्म रिलीज होने के बाद नहीं थी। मैं पहले ही मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बोल चुकी थी। मैं एक किताब भी लिखी हूँ, इसका ट्रांसलेशन ए स्टोरी ऑफ रिवर्शन नाम से ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। और 2013 में मेरे इंसिडेंट हुई थी, आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन हुई थी मेरे साथ। इट वाज 10 years बैक, एंड बाय 2017 and all, large in a huge way conversion everything was happening here in Kerala. So that time itself I came in front of the media and I declared that I am a victim of ideological conversion. Since then onwards I am speaking about this conversion and all, massive conversion and all. Shruti, tell me this, you use the word ideological conversion. What is ideological conversion? Give us your personal experience. देखिए, हाँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलेंगे तो यहाँ एक एक ब्रेन वॉशिंग सिस्टम चल रही है हमारे समाज में, ताकि सवाल पूछकर दूसरे मत के लोगों से सवाल पूछकर कंफ्यूजन करके उन लोगों कंफ्यूज स्टेट में ये इस्लामिक आइडियोलॉजी के लोग, कई, नॉट द होल पीपल बट सम ग्रुप ऑफ पीपल क्रिटिसाइजिंग their religion of the victim and the prey, and criticizing in a bad way and generating a type of inferiority complex in their mindset, and later they are injecting their ideology in a way that someone will feel that it is right. In that sense they will inject, and that is how gradually they are brainwashing and taking to the hardcore Islamic concepts, and they are recruiting them, or they are making them to do something against to against to country, against to family, against to the society, against the peace of the whole world, like that. First tell us about the religion part. What kind of pressure or brainwashing are you talking about vis-a-vis your religion that you personally underwent? देखिए, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं तो एक मत के बारे में सोचने वाली लड़की नहीं थी। मेरे ग्रेजुएशन के टाइम थी, मेरे और इस्लाम की इन्फ्लुएंस हो रहा था। तो मैं तो पढ़ाई के और जॉब के और मेरा फोकस थी। तो कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए, मगर वहाँ रिलीजन लेकर बात करते थे मेरे सहेलियों। वहाँ से शुरुआत थी। मैं कितनी नेग्लेक्ट करने चाहती थी और ट्राई करती थी, मगर उन लोगों फिर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते थे, सवाल पूछते थे मेरे धर्म के बारे में, और क्वेश्चंस सवाल पूछ के मुझे कंफ्यूज कर देते थे, और फिर मेरे धर्म के बारे में क्रिटिसाइज करके मेरे मन में ऐसा एक एहसास हो रहा था कि मैं क्यों ये इस धर्म में पैदा हुई हूँ। ये तो एक अनसिविलाइज्ड बार्बरिक कल्चर होती है हिंदुइज्म, मतलब। तो इतनी गंदगी से हिंदुइज्म के बारे में भी बोलते थे उन लोगों ने। तो फिर कई बुक्स और स्पीचेस ऑफ जाकिर नाइक और कई रीजनल प्रीचर्स स्पीचेस वगैरह देने शुरू किए, और इस्लाम के बारे में बहुत in a way that I should feel that it is right, it is similar to my concept of concept regarding God and all, like that they were interpreting in that way, and gradually brainwashing हो रही थी। पहले अच्छे तरह इस्लाम के बारे में बोल रहे थे, फिर जब उनको पता लगा कि मैं एडिक्शन हो रही है मुझे
इस्लाम आइडियोलॉजी के और तो उस वक्त उन्होंने इतनी हार्डकोर इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स बोल रहे थे कि मैं यहाँ ये दुनिया ये भारत छोड़कर बाहर कई राष्ट्र जाऊं और इस्लाम के लिए अल्लाह के लिए कुछ भी करूं, ऐसे एक माइंडसेट के और ले जा रहे थे उन लोगों ने। उतना ब्रेन वॉश हो गई थी मेरी। But why? Why should you have to leave India? I didn't understand that. Why did they tell you to leave India? देखिए ऐसा डायरेक्टली उन्होंने ऐसा बोल नहीं रहे थे कि तुम भारत छोड़ो, भारत से बाहर जाओ, ऐसा करके डायरेक्टली दे वर नॉट स्पीकिंग अबाउट दैट, बट दे वर टीचिंग मी इन कन्वर्शन सेंटर। मैं कन्वर्शन करने के लिए कन्वर्शन सेंटर गई थी, वहाँ मुझे ऐसा सिखा रहे थे, इंक्लूडिंग मी, वहाँ कन्वर्शन होने के लिए आए हुए लड़कियों से ऐसे सिखा रहे थे कि ये भारत हमारा राष्ट्र नहीं है, ये तो काफिर लोगों का, एक तो हिंदू लोगों का राष्ट्र होती है, हम यहाँ इस्लाम फैलाना है, ये तो हम सारी दुनिया हम दारुल इस्लाम बनना है, ऐसे करके बोल रहे थे। हमारा राष्ट्र वो होती है जहाँ मोहम्मद पैदा हुए हैं और उनका खबर है, वहाँ हमारा राष्ट्र होती है, वहाँ हमारा एक होली सिटी होती है, ऐसे करके। तो ताकि सुनने वाले ऐसे सोचे ये काफिर लोगों का समाज और दुनिया वगैरह हमें नहीं चाहिए, यहाँ से दूर जाना है और यहाँ इस्लाम के आइडियोलॉजी स्प्रेड करना है, ऐसे एक सोच आते तरह उन लोगों ने इंटरप्रेट कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। आपने बोला ना कि बहुत बारबैरिक रिलीजन है, बहुत सैवेज है, बहुत वायलेंट है हिंदुइज्म, ऐसा आपको बताया गया। क्या कुछ एग्जाम्पल दिया कि भाई क्यों हिंदुइज्म को वो बारबैरिक कह रहे हैं? हाँ, हिंदुइज्म के बारे में कुछ ऐसे बोल रहे थे कि हिंदू धर्म में मंदिर में फेस्टिवल वगैरह होती है, वो फेस्टिवल क्यों होती है, मतलब मर्द लोगों को और औरतों को मिंगल होने के लिए एक सिचुएशन होती है, वहाँ सेक्सुअल इंटेंशन से हो जा रहे हैं सब लोग। और आप लोग हिंदू धर्म में तो शिवलिंग को पूजा करते हैं। शिवलिंग क्या होती है, वो तो एक मर्द का ऑर्गन होती है, तो उसको पूजा करने के लिए आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं, इसी तरह बोल रहे थे उन लोगों ने। इतने गंदगी से बोल रहे थे कि फ्रीक्वेंटली ऐसे ही सुनकर मुझे शिवलिंग के और नफरत हो रही थी। शिवलिंग देखकर मैं गालियां दे रही थी, बैड वर्ड्स यूज करती थी मैं उस वक्त, जब इस्लामिक आइडियोलॉजी तो इतना मतांतरता मेरे साथ हुई थी उस वक्त। Shruti, stay with me. Let me also. इसमें कंसेप्ट ऑफ गॉड कैसे होती है इसके बारे में क्रिटिसाइज करते थे बहुत बुरे से। Okay, just stay with me. Mr. Vipul Shah, do you hope that just like Shruti is speaking today, of course, she has been very vocal for the last decade or so, talking about her experiences. But even now, after your film, after her book, there are a large section of people who are saying that this is fictional, that it's the small, minuscule percentage. Will more women speak up? Do you have that hope? I think more and more people will speak up, and Shruti is extremely brave, and we really salute her courage to come out in the open and speak about what she has gone through and what many have gone through. This whole the whole thing that went around this film, discrediting us and saying that this was an agenda film and this was fake. Here is a person who is actually, telling what exactly is shown in the film. And Shruti has been in touch with Sudipto Dada for a very long time. And Shruti is not the only one. There are many more girls in Arsha Vidya Samajam with Dada has interacted with. And those are the moments, those are the incidences which are part of the story, which are part of this film. So now at least people who just wanted to criticize for the sake of criticism should accept that they were wrong, and the film doesn't talk about any lie. The film is absolutely true. But Mr. Sen, despite many of these stories, whether real life or what you have shown in your film, for example,
now there are some episodes in Jammu, some Kashmiri students were beaten up. It's being alleged by the National Conference that it's a result of your film, that violence is being carried out against people. In Akola and Maharashtra, there was violence over a WhatsApp forward about the Kerala story in which one person died. How do you respond to allegations that an atmosphere is being created because of which violence has started by your film? Number one, telling the story of three girls, Shalini, Gitanjali and Nimisha, how come it leads to any violence? I have no idea. Because after watching the film, people are coming out of the cinema hall. They are either blessing us, coming out with their tears, and they are saying that they can identify with the girl, that their pain, the agony they have gone through. Now you tell me that telling story of three girls, can it lead to any kind of violence, any kind of unrest? If it is there, then there is a problem in the system. We are talking about radicalization of the simple girl. Shruti was a brilliant student and Shruti was a teacher. Now just tell me that a teacher, a simple girl from Kasargod, been radicalized and started hating her religion. And she was thinking, she told me the story that what she was feeling when she first time went to the conversion center. And now if I take a break, I tell you the story when I met Shruti, Chitra, Athira first time. In a small flat, they were staying near Kochi. And you won't believe the way they were living. Their electricity was cut. If they went out to get their vegetable to eat, their bags were being snatched on the road. They used to sleep unfed. Now, telling their story, can it be violent? Can it be instigation to any violence? If it is there, then it is a problem with the system. Whenever I speak to Shruti, I smile, I laugh, I try to make her feel happy, but my heart cries. What they have gone through, I have seen last 10 years. But why were they living in those conditions? Out of fear or because they were ghettoized? They rented a house, their electricity was being cut. They used to go out to buy vegetable, their bags being snatched by the local goons. Now, when I interviewed Shruti for the first time, the house was entirely dark. The door was closed this much. The light was piercing through that. And that was the light when I was interviewing Shruti, Chitra and all. Shruti? Just imagine the light they lead. If you hear Shruti it will not end in a day, in 2 days, in 3 days. You have to hear Shruti speaking for hours. Then you will see the pain these girls been gone through. Telling their story, if I think that it is my last film on earth, I'm ready to accept, but I'm happy that me and Bipulji has told the story of these girls. Shruti, were you scared, like Sudipto ji is saying, that you were living in a very small house without electricity, afraid of going out? कभी आपको लगता है कि आपने वापस हिंदू रिलीजन में आके गलती कर दी because of the kind of atmosphere of fear that you have to live in? कभी भी नहीं, कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं हिंदुइज्म के ओर आकर मैं गलती की, मैं सही की हूँ। मैं कृतज्ञता से ये बोलने चाहती हूँ उसे, मेरे गुरुजी नहीं होती, गुरुजी आचार्य श्री के आर मनोज जी नहीं होता तो, ये आशा विद्या समाजम इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो मेरा जिंदगी में जैसा होता, जैसे शालिनी उन्नीकृष्णन को और जो गीतांजलि को हुआ था फिल्म में, ऐसा ही हो जाता था। तक मेरा जीवन में तो लव ट्रैप का नहीं था, मेरा तो आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन हुई थी, मगर मेरे साथ ऐसे बोल रहे थे उन लोगों ने कि कन्वर्शन सेंटर में तुम कन्वर्शन होकर घर में एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप वापस आओ, तुम यहाँ वापस आकर तुम्हें शादी करवा देंगे, यहाँ क्या बोलूं, यतीम गाना बोलती है ऑर्फनेज को, यतीम गाना में रहने के लिए फैसिलिटीज करते हैं, ऐसे करके इतनी मतांतरता हुई थी। तो मैं वापस हिंदू धर्म की ओर आई हूँ। इसके बारे में कुछ उन लोगों को पता चलाएगा तो कुछ भी हो जाएगा, मेरे घर के और कुछ भी हो जाएगा, मेरे पापा अम्मा को कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी करेगा उन लोगों ने।
तो हम कैसे ऐसे सिचुएशन में जीते हैं, ऐसे सुदीप्तो जी ने बोल रहे थे, इतने बुरे सिचुएशन में क्यों हमें रहना पड़ते हैं, क्योंकि केरल में एक तरह की फियर एक्सिस्टिंग हियर था कि ये पॉलिटिकल वालों ने सपोर्ट कर रहे हैं इन कन्वर्शन फोर्सेस को, और ये कन्वर्शन करने वाले ये एसडीपीआई था हो या पॉपुलर फ्रंट हो, किसी भी हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने यहाँ फैलाए गए डर है, इसलिए विक्टिम्स आगे नहीं आते हैं कहने के लिए। हम तो आगे आते हैं क्योंकि हमें जो हुआ है इसी तरह कोई भी ना हो किसी के जीवन में। Next, nobody should be there like Shruti or like Chitra or like Adira or Dr. Anaka. Like nobody should be there in the future. So that we came in front and we are speaking Shruti, about our experience. You know, everyone's talking about this conversion center. What does it look like? How did you reach there? Who runs it? Who gives the money? Tell us about this conversion center. मैं टीचिंग करती थी तो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, तो मैं वो सेव करके मैं गई थी, मैं अकेली गई थी। बट गाइडेंस तो मिली थी मुझे पहले ही, कहाँ जाना है, कन्वर्शन सेंटर जाकर लीगली कन्वर्ट होना है, तो ही मुझे लीगली कन्वर्शन होके मैं रहमत होकर मैं इस्लामिक वुमन होकर मुझे जी सकूं। ऐसे करके एडवाइस मेरे सहेलियों से सहयोगियों से मिला था पहले ही। मगर कन्वर्शन सेंटर कहाँ जाऊँ इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तब भी मेरे सहयोगियों के एडवाइस मिली थी। मेरा तो कन्वर्शन के लिए मैं केरल के मलप्पुरम में पोन्नानी में गई थी। पोन्नानी में एक कन्वर्शन सेंटर है, ऑथराइज्ड कन्वर्शन सेंटर है, वहाँ गई थी। मगर यहाँ केरल में ऑथराइज्ड कन्वर्शन सेंटर और अनऑथराइज्ड कन्वर्शन सेंटर बहुत ज्यादा है केरल में, और कन्वर्शन भी हो रही है जबरदस्ती से। आप ये सब चीजें कह रही हैं. There are many people who've made videos saying कि the real Kerala story is that it has the highest per capita income, that the women here are highest educated, that the infant mortality is the lowest in the country. That Kerala story उसको बताने की जगह आप ये सब चीजें क्यों बता रही हैं? कन्वर्जन की बातें क्यों कर रही हैं? कैसे देखिए, कैसे ना बताऊं, क्योंकि यहाँ कुछ हो रही है इसके बारे में बोल रही है। वो एक पाकिस्तान वाले को यहाँ अरेस्ट हुआ है, एक 17 उम्र की लड़की सुसाइड की है मद्रसा में, बालरामपुरम में, तिरुवनंतपुरम के बालरामपुरम है, हमारे संस्था के आसपास की एक इंसिडेंट के बारे में बोल रही हूँ। वो मुस्लिम लड़की है, 17 उम्र के लड़की है, उसका मिसयूज हो गई थी, और वहां के मौलाने वाले ने वो लड़की को मिसयूज कर रहे थे, इसलिए वो सुसाइड कर रही है। वो सुसाइड है या मर्डर, इसके बारे में पता चलना है। ये सब यहाँ केरल में हो रही है, तो केरल में जो कुछ हो रही है इसके बारे में बोलना ही चाहिए ना। गॉड्स ओन कंट्री थी, मगर अब तो गॉड्स ओन कंट्री नहीं है। Mr. Shah, you wanted to add to this? I wanted to just say that Saudi Arabia is the richest country, one of the richest country. You know the conditions of female there. So this argument is the most stupid argument made by anybody, that just because Kerala has the highest per capita income, this is not happening. There is no correlation. Just because they are rich or they are well-to-do or better than the other parts of the country doesn't mean that this is not happening. And it is sad that they are trying to hide such a big trap with such a big menace, and putting this argument out that, look, we are actually making more money, so don't look at this side of the Kerala. And we've been saying this from the beginning, that Kerala is a wonderful state, but some people are damaging Kerala. I'm shocked that nobody wants to come forward and stop those people and hide behind an argument which is as stupid as this, that we have a per capita income higher than other states of the country. I've never heard more stupid and illogical argument.
But there's also, in fact, a greater chorus now for a ban on your film in other states. And the examples being cited are the ones I gave earlier. Look at what happened in Maharashtra. Look at what happened in Jammu. Look at some of the slogans that are being circulated on social media where people are saying Durga bano, Kali bano, burke wali mat bano. The argument is that when this kind of atmosphere gets created, a ban is better. I think when you are speaking the truth and some people are uncomfortable with it, this is the simplest thing, right? Try to create some passion, try to create some kind of violence, and then automatically a ban will be demanded, and so the voice can be shut down. I think it is upon the governments to really take stringent action against everybody who are trying to create violence. Stop this. And you see the kind of awareness this film has already created in less than 10 days. I'm not surprised with people's reaction because there is so much anger that is coming out. When you come to know about something so brutal, you're bound to feel angry. So people are feeling angry, but they are just sloganeering. Nobody is picking up weapons in their hand and coming out on the streets. And we request with folded hands that let this film be discussed rather than getting angry and violent about it. Let's do something which is permanent. Let's solve this problem, because if we are going to get angry, show our anger in terms of violence, then the only then the film will go and run into trouble, and then the voice will be muzzled. So if anybody wants to muzzle the voice, they are the ones who are trying to create this violent situation. I'm surprised and I was shocked that after knowing the truth, I thought more people will come out and say we are going to end this menace in Kerala. That is what I expect from a civil society, and that is what I expect from mature people. रहमत से वापस श्रुति बनने का फैसला आपने किस पॉइंट पे लिया? क्या हुआ ऐसे कि आपने कहा that I need to go back to my religion? देखिए, उस वक्त तो उतनी मतंतरता हुई थी ना, इसलिए मुझे मत को छोड़ने के बारे में कुछ सोच नहीं पाती थी। मगर मेरे पेरेंट्स तो पुलिस के मदद से वहाँ कन्वर्शन सेंटर से वापस लाए और कई हिंदू संगठनों के और व्यक्तियों के सहायता से मुझे आशा विद्या समाजम की ओर लेकर आए थे। ऐसे लास्ट होप, अपा अम्मा को पता नहीं चल रहा था कि क्या करूं और कैसे वापस लाऊं, इतनी जिहाद माइंडसेट हुई थी मेरी। तो यहाँ आशा विद्या समाजम में आकर आचार्य श्री मनोज जी से 2 घंटे का एक चर्चा होकर हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ गलतफहमी मुझे थी और उन लोगों ने फीड किए गए थे, इसके बारे में तो कुछ क्लैरिटी, कुछ ज्यादा क्लैरिटी मिला। क्या हो रही थी मेरे साथ और क्यों उन लोगों ने ऐसे कर रहे हैं, कितने सालों से ये कन्वर्शन का मामला यहाँ हो रही है, इसके बारे में सब कुछ रियलिटी पता चल गई। और मेरी मातृधर्म की श्रेष्ठता क्या होती है इसके बारे में क्लासेस मिली मुझे। तो फोर्सिंग नहीं थी यहाँ, ऐसा मुझे इतना फ्रीडम दे रहे थे गुरुजी और दूसरे टीचर्स ने कि मुझसे बोल रहे थे कि आपका यो इंटेलेक्ट और रीजनिंग पावर यूज करके जो कुछ हम कह रहे हैं उसके बारे में आप सोचिए और सोचकर एक डिसीजन में आ जाइए। एक रिलीजन को सही है, रिलीजन सही है या गलत, इसके बारे में सोचना है, पढ़ना है तो नॉट फ्रॉम एनी ब्लाइंड बिलीवर और नॉट फ्रॉम एनी क्रिटिसाइजर। यूज योर इंटेलेक्ट and use your brain. That much freedom they were giving me that time, and I could think and I could decide which is right and wrong. पहले ऐसा नहीं था क्योंकि उन लोगों ने एक फियर मेरे मन में क्रिएट किया गया था कि अल्लाह ही फाइनल है, अल्लाह जो कुछ फिक्स डिसाइड किया है उसके बारे में हम ऑपोजिट नहीं सोच सकते हैं। तो जो कुछ मैं अल्लाह के बियॉन्ड और जो अल्लाह कुरान के वजह से और मोहम्मद थ्रू कुछ कहा है, इसके सिवा कुछ कई और मैं थिंक करूं और सोचूं तो अल्लाह से पनिशमेंट मिलेगा और खबर में पनिशमेंट मिलेगा और आई विल गो टू हेल
Like that, I had fear. So in having that fear, I couldn't think, I couldn't imagine, और my imaginations वगैरह सब कुछ स्टॉप हुआ था. मैं इतनी मेरा तो सिचुएशन ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ मेरा मेमोरी पावर भी मुझे लॉस हो चुकी थी. I lost my memory power almost when I reverted back to Sanatan Dharma. तो दैट मच ब्रेन वॉशिंग हुआ था मेरे साथ. तो पहचान कर ही उस वक्त मुझे, जब मैं सनातन धर्म की ओर आई और आर्ष विद्या समाजम के साथ एक मेरा भी एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मुझे पता चल गया, तो मैं आचार्य जी के शिष्य बनकर यहाँ काम करने शुरू की. तो मुझे इतना रियलिटी मुझे आई वॉज विटनेसिंग द रियलिटी. व्हाट मीन्स ऑलरेडी यहाँ लव ट्रैप जिहाद के और कई तरह के कन्वर्शन के काम चल रही है. मैं कन्वर्शन सेंटर में भी कई लड़कियों को, बहुत ज्यादा लड़कियों को, इंक्लूडिंग मी, 65 मेंबर्स वर देयर एज इन विमेन सेक्शन. देयर मेजॉरिटी वर टीनेज उम्र के लड़कियां थे. वो लड़कियों को कहने के लिए कहानी थी लव अफेयर का. वीकेंड पे लवर्स आते थे और लग्जरी आइटम्स देते थे, लग्जरियस ड्रेस, कॉस्टली ड्रेसेस देते थे. उन लोग को मीटिंग करने के लिए जगह देते थे उन लोगों ने. तो लव ट्रैप जिहाद हो रही है, इसके बारे में पहले ही मुझे पता चल गया. तो वो गलत है. लव से रिलीजन को एक्सेप्ट करना गलत है, ऐसा सोचती थी मैं. मगर फिर मुझे इसका स्ट्रैटेजी, कैसे ये स्ट्रैटेजिकल कन्वर्शन यहाँ हो रही है, इसके बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स दे सकी मैं आर्ष विद्या समाज में. अब भी कितनी कॉल्स आ रही है आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ दिस केरला स्टोरी मूवी. कितने कॉल्स हमारे आर्ष विद्या समाज में आ रही है. इतने एक्सपीरियंस्ड फेलो कॉल करके रो कर उन लोगों के कहानी बोल रहे हैं. हम भी आपके तरह बोलने चाहते हैं, मगर हमें डर है, कैसे बोलूं, हमारे घर वालों को कुछ हो जाएगा, ऐसे करके उन लोगों ने डरते हैं. तो कन्वर्शन एक स्ट्रैटेजिकल, सिस्टमैटिकल, एक प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्शन यहाँ हो रही है. ये सही है. जो कुछ फिल्म में दिखाई गई है वो गलत नहीं है. इसे बैन करने के लिए जो कई लोग कह रहे हैं, उन लोगों के कुछ एजेंडा होगी. फिल्म का तो एजेंडा प्रोपेगेंडा नहीं है. Let me finally ask you, Mr. Sen, you are facing enough hurdles in India as it is. Now in the UK also you haven't been given the age certificate. Do you foresee that there is going to be a longer bumpy ride ahead for you? Yes, of course, yes. If you want to do something for the nation, if you want to make some changes in the system, the bumpy roads are not uncommon. So we are mentally prepared, and we just performed a small bit of the struggle Shruti, Chitra, Athira picked up 10 years back.